हेलो टीचर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज साइंस का हम लोग 4, 5 और 6 चैप्टर को क्लास 6 का कवर करेंगे। और इस चैप्टर में 3 चैप्टर को मैंने मिक्स किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं बन रहा था। जो विस्तारित चीज़ें हैं वो 7 और 8 में आपको ज़्यादातर मिलेंगी। फिर भी मैंने 4, 5, 6 में जितनी इम्पोर्टेंस चीज़ें थी, चुनने के लायक थी, उन चीज़ों को SCERT और NCERT की बुक से चुनाव किया। फिर आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, निम्न में अपारदर्शी पदार्थ कौन है। पहले अपारदर्शी क्या होता है उसको समझ लीजिए। अपारदर्शी इसका मतलब होता है कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिससे प्रकाश आर पार नहीं जाती है, उसे अपारदर्शी कहते हैं। और इसमें एक बेसिक में एक चीज़ और याद रखिएगा कि जिन पदार्थों से होकर प्रकाश नहीं गुजरती है उन्हीं पदार्थ का शैडो भी बनता है। शैडो मतलब छाया, अक्ष जो भी आप कहें, वो बनता है। ठीक है, तो इसको भी बेसिक में आप नोट कर लीजिएगा। अगर यहाँ की बात करते हैं अपारदर्शी पदार्थ कौन है, लकड़ी, मिट्टी, लोहा या सभी, तो आप जान रहे हैं कि लकड़ी, मिट्टी या लोहा तीनों में से प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो सकती हैं, इसलिए ये अपारदर्शी तीनों ही माने जाएंगे, लकड़ी, मिट्टी और लोहा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में कौन पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। अगर हम पारदर्शी की बात करते हैं तो पारदर्शी उन वस्तुओं को कहा जाता है जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, वो क्या कहलाएंगे, पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट एलिमेंट कहलाते हैं या ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पारदर्शी पदार्थ की बात करते हैं तो कांच, जल, वायु या सभी। देखिए, कांच की अगर बात करते हैं तो कांच में आसानी से प्रकाश की किरणें पार हो जाती, जल में भी प्रकाश की किरणें पार होती हैं और वायु से भी प्रकाश की किरणें पार हो जाती हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी से प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन पारभासी पदार्थ नहीं है। अगर पारभासी की बात करते हैं तो कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिससे प्रकाश की कुछ किरणें पार होती हैं और कुछ किरणें पार नहीं होती हैं। मतलब अगर उसका जैसे किसी अगर उस टाइप के ऑब्जेक्ट को अगर आप रख दें और प्रकाश यहाँ से गुजारें तो आप देखेंगे कुछ भाग इधर आपको हल्का शैडो बनता हुआ दिखाई देगा। तो अगर ऐसे पदार्थ की बात करते हैं तो इनमें से कौन सा पदार्थ नहीं है, कह रहा है। पुस्तक, तेलीय कागज, धुंधला शीशा या सभी। देखिए, धुंधला शीशा तो पारभासी है, क्योंकि शीशा अगर धुंधला होगा तो देखेंगे धुंधले शीशे में हमारे कुछ अक्ष दिखाई देते, कुछ पार्ट दिखाई देता है चेहरे का और कुछ नहीं दिखाई देता है। तो रीज़न बस वही है कि जो प्रकाश की किरणें जो रिफ्लेक्टेड होती हैं तो सारी किरणें रिफ्लेक्टेड नहीं हो पाती, इसकी वजह से हमें कुछ पार्ट ही दिखाई देता है। तो धुंधला शीशा तो होगा, इससे कुछ प्रकाश की किरणें पार होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। तेलीय कागज़, ये भी राइट आंसर है। तेलीय कागज़ की अगर बात करें, कोई एकदम जो पतला कागज़ होता है उसको थोड़ा सा सर पर आप अगर तेल लगाने के बाद उसको रब कर लें और उसके बाद अगर उसको देखें तो वो कुछ प्रकाश की किरणें पार हो जाती हैं, कुछ नहीं होती हैं। तो ये भी पारभासी की श्रेणी में आएगा, तेलीय कागज़। पुस्तक, तो पुस्तक पारभासी नहीं है। अगर आप पुस्तक को उठाएं और उससे प्रकाश की किरणें पीछे की तरफ देखेंगे तो आपको शैडो बनता हुआ क्लियर दिखाई देगा। इसका मतलब पुस्तक क्या है, पारभासी नहीं है, बल्कि वो अपारदर्शी की श्रेणी में आएगा। तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वैसा पदार्थ जिससे होकर वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, सभी। अभी इसके बारे में डिस्कस कर ही रहे थे कि जिससे वस्तुएं धुंधली दिखाई देंगी तो वो क्या कहलाएगा, पारभासी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर ये 5 होगा, ये 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, पदार्थों का पृथक्करण किस विधि से किया जाता है। देखिए, फर्स्ट स्टेज में जब हम पदार्थों को भूगर्भ से प्राप्त करते हैं तो उसमें सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि कंप्लीट रूप में एक स्वच्छ पदार्थ हमें नहीं मिलता है,
बल्कि उसके साथ साथ कई और पदार्थ मिश्रित अवस्था में पाए जाते हैं, तो उसको अलग करने के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है। उसी विधि को हम पृथक्करण कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथक्करण कहते हैं। अलग करना, छांटना जिसे आप कह सकते हैं। सिंपल भाषा में हम बताएं आपको। पदार्थों का पृथक्करण किस विधि से किया जाता है? ए, निष्पावन, 2, निस्तारण, 3, निस्यंदन। तो इसमें कौन सा विधि सही है? 1 और 2, केवल 2, 1 और 3, या फिर 1, 2 और 3? देखिए, पदार्थों के पृथक्करण की अगर हम बात करते हैं तो कई विधियों से इसका पृथक्करण किया जाता है। निष्पावन भी राइट है, निस्तारण भी राइट है, निस्यंदन भी राइट है। इसके अलावा बेसिक में नोट भी कीजिएगा, हस्तचयन होता है, वाष्पन होता है, चालन होता है, थ्रेशिंग होता है। तो कई सारी विधियां पाई जाती हैं। इन विधियों के द्वारा पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। यहाँ पर तो फिलहाल तीनों ही सही है। आगे बढ़ते हैं। पृथक्करण के संबंध में गलत कथन का चयन करें। पहला है, रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तल पर बैठ जाते हैं और अवसादन विधि द्वारा उसे अलग किया जाता है। दूसरा है, द्रव्य और उसमें अविलय पदार्थ को निस्यंदन विधि द्वारा अलग किया जाता है। तीसरा है, द्रव्य में घुले ठोसों को वाष्पन द्वारा अलग किया जाता है। तो इसमें कोई एक कथन या दो कथन या तीनों कथन गलत हो सकते हैं, उसका हमको चयन करना है। अगर हम देखें कि द्रव्य में घुले ठोसों का वाष्पन के द्वारा अलग किया जाता है तो ये बिल्कुल राइट है। हम अगर द्रव्य में ठोस घुले होते हैं तो वाष्पन विधि के द्वारा उसको अलग कर सकते हैं, ये राइट है। दो क्या है, द्रव्य और उसमें अविलय पदार्थ को निस्यंदन विधि के द्वारा अलग किया जाता है, ये भी राइट है आपका, कि द्रव्य और उसमें जो अविलय पदार्थ होते हैं, जो विलित नहीं होते हैं, नहीं घुलते हैं, उन पदार्थों को अगर अलग करना है तो कौन सी विधि हमको अपनानी पड़ेगी? निस्यंदन विधि अपनानी पड़ेगी। तो ये भी सही है। तीसरे की बात करें कि रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तल पर बैठ जाते हैं और अवसादन विधि द्वारा उसे अलग कर लिया जाता है। देखिए, रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तल पर बैठ जाते हैं, ये सही है, लेकिन उसे अवसादन विधि द्वारा अलग किया जाता है, ये गलत हो जा रहा है। इसे अवसादन नहीं बल्कि निस्तारण याद रखिएगा। क्या? निस्तारण विधि द्वारा इसे अलग किया जाता है। रेत और जल को किस विधि से? बहुत इंपॉर्टेंट है, निस्तारण विधि के द्वारा इसे अलग किया जाता है या किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मिश्रण से बड़े कणों को अलग करने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? कोई मिश्रण है और उसमें बड़े बड़े कण उपस्थित हैं, तो उन कणों को अलग करने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करेंगे? ए, चालन, बी, निस्यंदन, सी, अवसादन, या डी, वाष्पन। अगर हम बड़े कणों को मिश्रण से अलग करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आप लोग घरों में जैसे चावल है और चावल में कंकड़ वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो बड़े ही कण माने जाएंगे। अगर उन कंकड़ों को अलग करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? चलनी का इस्तेमाल करते हैं, चलनी के द्वारा उसे चालते हैं। तो चालन विधि के द्वारा, या आप देखिए कि बालू जब घर वगैरह प्लस्तर होता है तो बालुओं को जो छाना जाता है तो आप देखेंगे कि बड़े बड़े जो उसमें पत्थर छोटे छोटे होते हैं, उन पत्थरों को अलग करने के लिए एक चलनी का इस्तेमाल किया जाता है। तो चालन विधि के द्वारा मिश्रण से हम बड़े पदार्थों को अलग कर सकते हैं, बड़े कणों को अलग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, चालन। अगला देखते हैं, जल में विलय का चुनाव करें। कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं? जल में विलय है ऑक्सीजन, तो सिरका, तीसरा मिट्टी का तेल, चौथा नींबू का रस। तो ये सारी चीज़ें आप जनरली अपने घरों में भी देख लिए होंगे। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन, जल में तो ऑक्सीजन रहता ही है भैया, तो वो तो विलय है ही। सिरका की बात करें तो सिरका समझते हैं। सिरका जैसे जामुन वगैरह को आप अगर उसका
कुछ दिन रखने के बाद उसका जो रस प्राप्त हो जाता है उसे हम सिरका के रूप में जानते हैं। तो अगर उसको हम विलय जल में करना चाहें तो क्या वो विलय हो जाएगा? हाँ, आसानी से विलय हो जाएगा। तो सिरका भी आपका क्या है? विलय है। मिट्टी का तेल और नींबू का रस बचा, तो नींबू तो आप निचोड़ते ही हैं शरबत बनाने के लिए, तो नींबू तो जल में विलय है ही। तो मिट्टी के तेल की अगर बात करें तो ये जल में विलय नहीं होगा। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। हाँ, तो विलय का चुनाव करें। अच्छा, विलय का चुनाव करने के लिए कह रहा है, तो इसको छोड़कर बाकी तीनों मतलब 1 2 4, 1 2 और 4, हाँ सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। 1 2 4 को हम जल में विलय कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, वस्तुओं द्वारा बनने वाला छाया कहाँ दिखाई दे सकता है? किसी भी वस्तु के द्वारा जो शैडो बनता है तो वो कहाँ दिखाई दे सकता है? दीवार में, पर्दा में, जमीन में या सभी? हम लोग चलते हैं तो अभी जैसे हम यहाँ खड़े हैं तो मेरा शैडो पीछे बन रहा है दीवार में, है ना। अगर हम दिन में चलते हैं तो हमारा शैडो कहाँ बनता है? जमीन में बनता है। और अगर पर्दे की बात करें तो पर्दे पर तो बिल्कुल शैडो बनता ही बनता है। तो सभी होंगे। इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, चीनी और जल के घोल में चीनी क्या कहलाएगा? देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए कि जैसे अगर हम शरबत बना रहे हैं तो उसमें चीनी भी डालेंगे और जल भी डालेंगे। तो चीनी और जल और जो घोलने के बाद प्राप्त होगा उसे हम क्या कहते हैं? शरबत, आम भाषा में। अब आते हैं थोड़ा सा इस लैंग्वेज में, रासायनिक रूप से इसका क्या नाम है। देखिए, चीनी और जल का जब आप शरबत बनाएंगे मिक्स करके तो जाहिर सी बात है कि चीनी की मात्रा कम होगी और जल की मात्रा अधिक होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये हमेशा याद रखेंगे कि जिस घोल में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है वो विलय कहलाता है और जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक कहलाता है। और दोनों के घोल को विलयन कहा जाता है। मतलब विलय और विलायक को घोल दिए तो बन गया क्या? विलयन। ये याद रखेंगे। ओह, विलय होगा यहाँ पर। विलय जोड़ विलायक बराबर क्या बन गया? विलयन। तो इसमें विलय क्या होगा? तो चीनी और जल को हम मिला रहे हैं तो चीनी की मात्रा कम है, इसलिए चीनी क्या हो जाएगा? विलय। ठीक है। और जल की मात्रा अधिक है तो जल क्या हो जाएगा? विलायक। और जो शरबत बना आपका वो क्या कहलाएगा? विलयन। तो चीनी क्या कहलाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, विलय। आगे बढ़ते हैं। जिस विलयन में एक सीमा के बाद किसी पदार्थ को ना घोला जा सके उसे विलयन को क्या कहते हैं? देखिए, एक चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए कि अगर हम एक निश्चित क्वांटिटी में जल की मात्रा लेते हैं और उस निश्चित क्वांटिटी के अनुसार अगर चीनी को डालते हैं, ठीक है, निश्चित क्वांटिटी के आधार पर, और उसको घोल देते हैं, तो मान लीजिए कि हम एक ग्लास लिए, इसको थोड़ा सा समझिए। पानी हमने यहाँ तक फिल कर दिया, एक निश्चित मात्रा ली पानी की भी और चीनी की भी मात्रा हमने एक निश्चित मात्रा ली। तो मान लीजिए कि 100 ग्राम हमने पानी लिया और उसमें 5 ग्राम हमने चीनी डाल दिया। दोनों को जब हमने मिक्स किया तो 105 ग्राम, मतलब ये जो अस्तर गिलास का है वो थोड़ा ऊंचा हो जाना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं होता है। वो अपने निश्चित जहां पर था जल उस मात्रा से आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जल के अणुओं के बीच स्पेस रहता है और उस स्पेस पर ही जाकर चीनी क्या होता है? समाहित हो जाता है। ठीक है, इतना समझ गए? बहुत डीपली हम नहीं ले जा रहे हैं, लेकिन यही वजह है कि जब इस जल में, जैसे इस जल में वो स्पेस खत्म हो जाएगा जहां पर ये चीनी के जो कण हैं वो बैठेंगे,
उस स्पेस पर एक निश्चित समय के एक निश्चित क्वांटिटी कंप्लीट करने के बाद वो समाप्त हो जाएगा, तब वहाँ उस चीनी में चीनी का घुलना जल में रुक जाएगा, नहीं घुलेगा। ठीक है, तो एक क्या कह रहा है, एक सीमा के बाद हम किसी पदार्थ को नहीं घोल सकते। तो जब एक सीमा, एक लिमिटेशन यहां पर जाकर हम रुक गए, चीनी नहीं घुलने लगा, तो उस प्रक्रिया को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। लेकिन अगर सीमा के बाद भी अगर हम घोलना शुरू कर दें तो वह प्रक्रिया असंतृप्त विलयन की श्रेणी में आ जाती है, यह भी याद रखें। अगला पदार्थ है, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसकी विलयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। कोई पदार्थ है, मुझे उसको गर्म करेंगे तो उसकी विलयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि अगर आप विलयता को गर्म करेंगे तो उस पर क्या होगा, उसका स्तर, विलयता का स्तर क्या होगा, बढ़ेगा। याद रखेंगे, ये राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में कौन सा पदार्थ ठोस से गैस में बदल जाता है। देखिए, ठोस से गैस में कौन बदलता है। पहला ऑप्शन है बर्फ। बर्फ ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन वो गैस नहीं, वो लिक्विड के फॉर्म में, अगर उसे आप रख दे खुली हवा में तो वो लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाता है। जल से हम ठोस बना सकते हैं, गैस और जल वैसे भी यहाँ पर ठोस अवस्था में नहीं, द्रव्य अवस्था में। तो यहाँ ठोस की बात की तो जल तो ऐसे भी नहीं होगा, दूध भी नहीं होगा क्योंकि ये ठोस नहीं है। बर्फ और कपूर की बात की तो बर्फ नहीं होगा, ये तो बता ही दिए। कपूर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है, आप आजकल सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करने में बहुत कंजूसी दिखा रहे हैं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, तभी तो हमको एनर्जी मिलेगा। आप तेज़ी से शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो आप थोड़ा सा सब्सक्राइब पर ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सा परिवर्तन उत्क्रमित है। देखिए, उत्क्रमित की बात की जा रही है। उत्क्रमित, रिवर्सिबल रिएक्शन को उत्क्रमित कहते हैं हिंदी में। अगर हम उत्क्रमित की बात करते हैं तो ऐसी क्रिया जिसे कंप्लीट करने के पश्चात फिर से उसी रूप में वापस लाया जा सके, वह क्रिया उत्क्रमणीय क्रिया होती है, रिवर्सिबल कहलाती है। और एक ऐसी प्रक्रिया जो एक बार क्रिया के पश्चात दोबारा अपने रूप में वापस ना लौटे, उसे हम इरिवर्सिबल रिएक्शन, अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया कहते हैं। ये बेसिक में नोट कर लीजिएगा। अब पहला ऑप्शन है आपके पास, गुब्बारे का फटना उत्क्रमित है या अनुत्क्रमित है। तो हम क्या बोले, उत्क्रमित में जो वापस लौटा जा सके। तो एक बार आपके पास गुब्बारा है और फट गया तो फिर से वो गुब्बारा बनेगा, तो ये उत्क्रमणीय प्रक्रिया नहीं होगी, ये गलत है। दूध का दही बनना, आपने दूध से दही बना लिया, अब दही से क्या दूध बना सकते हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, उत्क्रमित नहीं होगा, रिवर्सिबल नहीं होगा, इरिवर्सिबल है, तो ये भी गलत हो गया। नमक का पानी में घुलना, अगर हम नमक को पानी में घोल दिए तो क्या फिर से हम नमक को अलग कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। वाष्पन विधि के द्वारा अगर जल को गर्म कर दिया जाए तो जल वाष्प बनकर उड़ जाएगा और नमक की जो मात्रा है वो आपकी बर्तन के निचले तल पर बैठ जाएगी। तो ये राइट है, नमक का पानी में घुलना उत्क्रमित प्रक्रिया है। मिट्टी से बर्तन बनाना, अगर हम मिट्टी से बर्तन बना लिए तो क्या उस बर्तन को फिर हम मिट्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये भी उत्क्रमित अभिक्रिया होगी, क्योंकि मिट्टी से बर्तन बनाएंगे और बर्तन से फिर मिट्टी बनाएंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर मिट्टी से बर्तन बनाना पके हुए बर्तन की बात नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पर पके बर्तन बनाना होता तो ये रिवर्सिबल नहीं होता, क्योंकि पकी हुई मिट्टी से फिर से हम उसको मिट्टी के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, फिर से उसे बर्तन के रूप में हम नहीं बना सकते। तो ये
फिलहाल तो मिट्टी से बर्तन बनाना है, तो इसलिए ये राइट हो जाएगा। इसका मतलब 3 और 4 उत्क्रमित प्रक्रिया है। आंसर डी इसका राइट हो जाएगा। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने सेलेक्ट करके एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बुक से ले आए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे और वैसे बहुत मतलब चैप्टर मज़ेदार चैप्टर भी नहीं, फिर भी मैंने अच्छे क्वेश्चंस को चुनाव किया। तो आगे मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।